कुछ है नहीं, मतलब मैं ग्राफिकल वही चीज़ बताऊंगा अभी जो मैंने अभी ऑरली बताया था, जो मैंने अभी लिखकर प्रोसेस बताया था, वही प्रोसेस मैं अभी यहाँ सिद्ध करूंगा। और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आएगा जानते हो? सखी सैया तो खूबे कमात है। ये जो खूबे कमात है, खूबे कमात में क्या है देखो यहाँ पर, ये क्या है, ये खूबे कमात है। क्या है? खूबे कमात है। एक्चुअली क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट में हमने थोड़ी सी वृद्धि की, 200 की वृद्धि की, और एपीसी के साथ मल्टीप्लायर का संबंध नहीं बताया, जबकि एमपीसी और एमपीएस के साथ बता दिया। ये आपके भाई बहन लगते थे कि आपके रिश्तेदार लगते थे? वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में। इससे पहले हमने 3 सेक्टर मॉडल तक मल्टीप्लायर को समझ लिया है, अभी 4 सेक्टर मॉडल करना बाकी है, जो कि आने वाले वीडियोस में हम करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करिए, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। साथ में कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, वो सीधी बात मेरे तक पहुँचेगी, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा, या तुरंत यानी मतलब मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ उस पर। और फिलहाल इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, एक चीज़ और, आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब मैं नहीं बताऊंगा कि वहाँ क्या है, आप खुद ही जाकर चेक कर लीजिए, अगर सही लगेगा तो ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज मत ज्वाइन करिएगा। देखिए, जब वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो देखो, जब मल्टीप्लायर हमने पढ़ा तो क्या समझा? हमने समझा कि इन्वेस्टमेंट में हम कोई चेंजेस करेंगे तो इनकम में कई गुने की, जितने गुने की चेंजेस हो जाएगी वो मल्टीपल टाइम इन्वेस्ट, जो आपका इनकम है वो बढ़ जाएगा। यानी इन्वेस्टमेंट में हम कुछ बढ़ोतरी करेंगे तो आपका जो इनकम है वो मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगा, या इन्वेस्टमेंट में हम कुछ कमी करेंगे तो आपका जो इनकम है वो मल्टीपल टाइम घट जाएगा। आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हो जाता है ये, इस प्रोसेस को हम समझेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में। देखिए, जैसे आप क्या करते, जैसे आपका इनकम बढ़ा, आपने क्या किया, आपने अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जैसे ही बढ़ाएंगे आप, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस पर डिपेंड करता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है तो आप जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और आपकी प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा कंजम्पशन करने की होगी। जब ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे यानी ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे आप, और जब ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा यानी किसी चीज़ की आप डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो क्या होगा, उसकी प्राइजेस बढ़ेंगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। किसकी? जो जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, यानी प्रोड्यूसर्स की। और प्रोड्यूसर्स को क्या, लॉ ऑफ सप्लाई लागू होगा, प्राइजेस बढ़ेंगी, तुरंत क्या करेंगे, वो सप्लाई बढ़ाएंगे। बात समझ में आई आपको? और सप्लाई बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? न्यू इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट कैसे और फिर वापस जब न्यू इन्वेस्टमेंट हो तो यही प्रोसेस फिर से चलेगा, उसको अभी मैं बात करता हूं, क्योंकि ये तो मैंने ऑरली समझा दिया, अब मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूं और हेडिंग के थ्रू समझाता हूं। देखो, जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है वो 2 तरह से वर्क करता है। ठीक है, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। देखो कैसे, आगे की ओर उसे कहते हैं फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, और पीछे की ओर जो करता है उसे कहते हैं बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब साफ है, हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इनकम में कई गुना वृद्धि हो गई, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर बढ़ा। बैकवर्ड मतलब साफ है, हमने इन्वेस्टमेंट घटाया, इनकम में कई गुना कमी हो गई। ठीक है, तो देखो, अब फॉरवर्ड मल्टीप्लायर की हम बात करते हैं। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर प्रोसेस, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कैसे काम करता है? जैसे देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग में आपकी इनकम क्या हुई, आपकी इनकम बढ़ी, यानी इनकम में चेंजेस आया या आपकी इनकम बढ़ी। ठीक है, जब आपकी इनकम बढ़ी तो क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी तो अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है, तो आपका जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, विच इज डिपेंड ऑन एमपीसी। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? एमपीसी पर डिपेंड करता है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर डिपेंड करता है। आपके इनकम में चेंजेस हुए, इनकम में चेंजेस होने से क्या हुआ, आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर में चेंजेस हुआ। आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या करेगा, अब मैं इसको थोड़ा और आगे ले जा रहा हूं, मैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जब आपका बढ़ेगा, वैसे मैं सीधे बता सकता हूं, जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, सिंपल, आपका फिर से न्यू इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ड्यू टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी क्या है, हाई है। अब बात समझो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ा यानी आपने क्या किया, डिमांड बढ़ा दी। क्या किया आपने, डिमांड बढ़ा दी। क्यों डिमांड बढ़ा दी? क्योंकि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई का क्या मतलब है? मतलब आप जो है ज़्यादातर इनकम अपनी कंजप्शन पर खर्च करते हैं, सेविंग, यानी एमपीएस आपकी क्या है, आपकी लो है। जितनी ज़्यादा एमपीसी हाई होगी, एमपीएस उतना कम होगा।
बस समझ में आ रही, जितना ज़्यादा MPC हाई होगा उतना ही MPS कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो आप क्या करेंगे? आप डिमांड बढ़ा देंगे। आप जैसे ही डिमांड बढ़ाएंगे, अगर मार्केट में सप्लाई है तो ठीक है, सप्लाई नहीं है तो क्या होगा? उसकी प्राइजेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। और जब प्राइजेस बढ़ जाएंगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, कौन है? प्रोड्यूसर्स कौन है? या इनको क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर की क्या बढ़ जाएगी? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, यानी उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगेगा। और जब प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो लॉ ऑफ सप्लाई का काम करेगा। यहाँ पर क्या काम करेगा? लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। और जो इन्वेस्टर हैं वो मोटिवेट होंगे किस चीज़ के लिए? कि हम और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? नया इन्वेस्ट आएगा, न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक, न्यू इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट वापस से होगा। जब चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा तो वापस से क्या होगा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट के कारण मल्टीपल टाइम क्या होगा? आपकी इनकम बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आपकी फिर से इनकम बढ़ेगी। और ये इनकम फिर से बढ़ते बढ़ते क्या होगी? फिर आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है। फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर प्राइस बढ़ेगा, फिर प्रोड्यूसर का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, फिर ऐसा ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब तक डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, जब तक चेंज इन इनकम जो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल टाइम बढ़ नहीं जाता। जब तक आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका मल्टीपल टाइम इनकम हो नहीं जाता, यानी आपके इनकम में जो चेंजेस, जब तक आपके इन्वेस्टमेंट में किए गए चेंजेस के मल्टीपल टाइम नहीं हो जाता, यानी के टाइम नहीं हो जाता, तब तक आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसे कहते हैं फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं इसको? फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर। इसको हम समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट क्यों आखिर जो है एक्सपेंडिचर करने से बचती है। देखो, एक ग्राफ बनाते हैं सिंपल सा। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0। ये ग्राफ इससे पहले आप देख चुके हैं। कहाँ देखा आपने? किन्सियन क्रॉस में देखा। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां हमने ले लिया एडी, वाई एक्सिस पर एडी और एएस, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ले लिया। ठीक है, यहां हमने क्या ले लिया? इनकम और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। ये जो आपकी लाइन है, ये एक्चुअल सीधी लाइन है, सीधी होनी चाहिए। ये क्या दिखा रही है? ये एग्रीगेट सप्लाई को दिखा रही है। ठीक है, और ये आपकी लाइन जो है वो क्या दिखा रही है? एग्रीगेट डिमांड को। याद करिए, किन्सियन क्रॉस में यही तो लाइन थी, आपको मैंने समझाया था। जो क्या शो कर रहा था? शो कर रहा था C इज इक्वल टू C0 प्लस BY। याद है ना? शो कर रहा था ना, C इज इक्वल टू C0 प्लस BY शो कर रहा था। याद है ना? अब समझो, मैंने बताया था आपको ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है। सपोज करो इनिशियल इन्वेस्टमेंट I1 है। ठीक है, I1 है। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है आपका। ठीक है, और ये क्या है? सप्लाई है आपकी। यहाँ पर आपका जो है इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, क्योंकि जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पर क्या हुआ? वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका बन गया E1 समझ लो। ठीक है, क्या हुआ? E1। और जो आउटपुट है या इनकम, इसको क्या कह लीजिए? इसको कह लीजिए Y1। कुछ दिक्कत हुई इसने में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। वाई एक्सिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सेविंग लिया। एक्स एक्सिस पर हमने इनकम। देखो, जब कोई भी ऐसा डायग्राम बनाओ तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या क्या लिया गया है। फिर दूसरी बात देखनी है आपको कि जो एक्स एक्सिस पर लिया गया है वो किस यूनिट में ली गई है। जब आप डेटा पढ़ेंगे तो डेटा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखिए कि किस चीज़ को शो किया गया है, किस चीज़ को प्रेजेंट किया गया, वहाँ पे किस यूनिट में प्रेजेंट किया गया, उसके बाद यहाँ आइए। ठीक, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पर लिया गया इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पर लिया गया है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सेविंग। ठीक है, अब देखो ये हो गया सिंपल। ये यहाँ पर क्या हुआ? आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सपोज, यहीं पर आते हैं हम, सपोज करते हैं हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। क्या किया हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। अच्छा, ये बात आप जान रहे हैं ना कि ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ? मैं एक बार फिर से बता दूं क्या? ये इन्वेस्टमेंट यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये जो इतना पोर्शन है ये क्या है? ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते थे।
याद है ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ये। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे जब हम 4 सेक्टर मॉडल पढ़ लेंगे उसके बाद कि इसमें क्या क्या और शामिल होता है। ठीक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस कंजप्शन और क्या क्या एक्सपोर्ट वगैरह जो भी है हम बताएंगे आपको। सुनो, यहाँ इन्वेस्टमेंट हमने क्या किया, अब इसको इन्वेस्टमेंट सपोज करो हमने बढ़ा दिया, जो कि इन्वेस्टमेंट जो I1 थी उसकी पैरेलल लाइन शिफ्ट हो गई ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट में वृद्धि कर दी है और वो क्या हो गई I2। हमने क्या किया, I2 तक बढ़ा दिया इसको। कुछ है नहीं, मतलब मैं ग्राफिकल वही चीज़ बताऊंगा अभी जो मैंने अभी ऑरली बताया था, जो मैंने अभी लिखकर प्रोसेस बताया था, वही प्रोसेस मैं अभी यहाँ सिद्ध करूंगा। और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आएगा जानते हो? क्या आएगा कि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करने से जो इनकम है वो मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है। यानी अपनी बात को हम सिद्ध करने वाले हैं, अपनी बात नहीं, कीन्स महोदय की बात को हम सिद्ध करेंगे अभी कि कैसे क्या होता है। क्योंकि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कीन्स महोदय ने उससे पहले FA कहाँ ने दिया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट या इनकम मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, I1 से बढ़ाकर इसको क्या किया, I2 कर दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में हमने इतना चेंज किया। ठीक है, I1 या I2 माइनस I1 के बराबर चेंज किया। उसके बाद देखो अब यहाँ इनकम, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई कट कर रहा है, यानी ये पॉइंट आपका नया इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। क्यों? ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका Y2। आप ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, मैं मार्कर चेंज कर लूँ फिर। देखो यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया I2 माइनस I1, या इसको क्या कह लीजिए I1 I2 के बराबर आपने इन्वेस्टमेंट चेंज किया। ठीक है, ये क्या है, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये? चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी I2 माइनस I1, यानी इतना आपने इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करी। कितना की? I1 I2 यानी इतनी वृद्धि की, इतनी वृद्धि की आपने। ठीक है, इतनी वृद्धि की आपके। अब इधर साइड में इनकम देखिए, आपकी इनकम में क्या हुआ, इनकम में Y1 से Y2 हो गई इनकम, यानी आपकी इनकम पहले Y1 के पर थी और वो इनकम जो है Y2 हो गई। आपको ग्राफ से साफ दिख रहा है कि Y1 एंड Y1 Y2 इज ग्रेटर देन I1 I2, यानी इनकम में जितना हमने चेंज किया, ये वाला पार्ट, इनकम में जितना चेंज किया उससे ज़्यादा हमारे क्या हुआ, सॉरी, इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज किया उससे ज़्यादा हमारे इनकम में चेंज हो गया। ठीक है, उससे ज़्यादा हमारे इनकम में चेंज हो गया। अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल वे में समझते हैं। देखो, सपोज करो ये यहाँ दिख रहा होगा ना, चलो देखो, सपोज करो हमने डेल्टा आई यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज हमारा 200 रुपये है। सपोज करो हमारा ये क्या है, डेल्टा आई जो है हमने 200 रुपये मान लिया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सपोज करो 0.5 मान लिया हमने। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या मान लिया हमने, 0.5 मान लिया। ठीक, के की वैल्यू क्या होगी इसके लिए कैसे पता करेंगे हम पता करेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक, नहीं, के की वैल्यू कैसे पता करेंगे, 1/1 माइनस बी, क्योंकि MPC ही बी तो है, तो 1/1 माइनस 0.5 यानी 1/0.5, यानी ये कट कर कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू क्या आया, 2। अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था आपको, डेल्टा वाई इज इक्वल टू के डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आई, 2, और आपकी आई की वैल्यू हमने कितनी रखी है, 200। कितनी रखी है, 200। आपकी इनकम कितनी हो गई, 400। आपने इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना किया था, 200, उसके कितने गुना इनकम बढ़ गई, 2 गुना। मल्टीप्लायर कितना है, 2। अब एक चीज समझिए, यहां पर गवर्नमेंट का कैसे, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या आता है, यहां पर समझो डिफरेंस समझो। यानी अगर लगातार गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाए तो लोगों की इनकम क्या होती है, उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। हम पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ की केस लेते हैं। ठीक है, डेवलप्ड, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो MPC होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू पता होती है हमें, क्या होती है, उसकी वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज, ये जो MPC MPS या जितने भी ज़्यादातर थ्योरीज क्या हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ पर बेस्ड हैं, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये मॉडल बनाकर चलती हैं, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को। यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में MPC MPS ये सब बहुत अच्छे से पता होता है, जबकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक इंडिया जैसी कंट्रीज़ में हमको ये सब बहुत ही कम पता होता है, यानी MPC की वैल्यू हमको नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि लोग अपने कंजप्शन पैटर्न को छुपाते हैं, लोग बताते नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे हमारी प्रोपेंसिटी क्या, हमारी प्रवृत्ति क्या है खाने की। इसलिए
अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे इंडिया में एमपीसी की वैल्यू पता नहीं की जा सकती। हम केवल ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये 0.5 होगी, वो भी इंडिया के लिए नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए मैं मान रहा हूँ। इंडिया के लिए अगर इसको किया जाए तो अज्यूम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम पता नहीं कर सकते, कोई भी प्रोसेस हमारे पास वो है ही नहीं, कोई भी मेथड है ही नहीं कि हम पता कर सके डेवलपिंग कंट्रीज में एमपीसी की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो समझो भारत में या किसी अंडर डेवलप कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, चूंकि हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पता नहीं होता है, यानी लोगों की उपभोग की प्रवृत्ति क्या है। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट क्या करती है, बढ़ा देती है, और ये पता है कि इनकम में चेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो इनकम में क्या हुआ, चेंजेस ज़्यादा हो गए। एक गाना आपने सुना होगा, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डाय खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूबे कमात है, ये जो खूबे कमात है, खूबे कमात में क्या है, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये खूबे कमात हैं, क्या है, खूबे कमात हैं। एक्चुअली क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट में हमने थोड़ी सी वृद्धि की, 200 की वृद्धि की, सखी सैया कितना कमा गए, 400 कमा गए। यानी हमने इन्वेस्टमेंट में जितनी वृद्धि की, हमने प्रोडक्शन में जितनी वृद्धि की, इनकम में उससे ज्यादा वृद्धि हुई, तो मांग में उससे ज्यादा वृद्धि हो गई। यानी प्रॉब्लम क्या आ गई, प्राइस राइज की। और प्राइस राइज की समस्या किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, सखी सैया तो खूबे कमात है, इन्फ्लेशन डाइंग खाए जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट, गाना जो बना इसी कॉन्सेप्ट पर बना है, कि जब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा तो उस गाने को यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा कि कैसे कैसे कोई गवर्नमेंट नया एक्सपेंडिचर करने से बचती है। क्यों? क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट करेगी उसके कई गुना ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगी, और जब इनकम बढ़ जाएगी तो जितना हमने प्रोडक्शन किया है उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, महंगाई डायन खा जाएगी। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर समझ में आ गया आपको? हमें लगता है इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, अब चलते हैं बैकवर्ड मल्टीप्लायर की तरफ। ठीक है, बैकवर्ड मल्टीप्लायर की तरफ क्या, बस जस्ट इसका उल्टा, इसका क्या होता है, उल्टा होता है। अब समझो कि सरकार क्यों जो है पैसा वापस नहीं लेती है, कि क्यों सरकार पैसा वापस नहीं लेती है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसको मिटा दूं, हाँ इसको फिर से मिटाऊं, फिर से बनाऊंगा, चलो फिर से मिटा कर बनाता हूं, आपको फिर से अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर देखो, बैकवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर क्या होता है, जैसे अभी जब फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर की बात कर रहे थे तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे थे। जब बैकवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर की बात करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट घटाएंगे। इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, हमें डिक्रीज करेंगे, और इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज कर, जितनी की डिक्रीज करा हमने उसके कई गुना ज़्यादा इनकम में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके कई गुना ज़्यादा हमारी इनकम में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। देखो, तो ये आपको फॉरवर्ड आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्यों सरकारें जो है नया एक्सपेंडिचर करने से बचती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इन्फ्लेशन के साथ साथ मैं आपको यहाँ एक और छोटी बात बता दूं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी होता है। जब ISLM मॉडल समझा जाएगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग इन इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तब हम और अच्छे समझेंगे इसको, मतलब चीज़ें आपको वहाँ भी लिंक कराऊंगा मैं इसी ग्राफ के माध्यम से, मैं समझाऊंगा कि एक्सेस डिमांड हुआ और क्या हुआ, कैसे प्राइवेट फर्म्स, जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो प्राइवेट फर्म हाथ खड़ा कर भाग जाती हैं। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट जो है जल्दी एक्सपेंडिचर करने, ज़्यादा एक्सपेंडिचर एक लेवल के बाद करने से बचती है। बैकवर्ड मल्टीप्लायर में क्या हुआ, सपोज करो, पहले मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। अच्छा चलो, मैं सीधे पहले ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फिर वही ग्राफ सिंपल सा, ठीक है, फिर वही बात, कहते नहीं, फिर वही बात। क्या यहाँ लिया, इनकम या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। यहाँ क्या लिया, AD और AS। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये AS है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर। अब देखो यहाँ पे क्या है, सपोज करो आपका ये था इन्वेस्टमेंट। ठीक है, I1 क्या था, ये फिलहाल ये AD यहाँ लिखो और यहाँ के लिखो I1 था। ठीक है, स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्टमेंट था हमारे पास, और जब उस समय क्या था, ये क्या था आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल या इनकम लेवल था Y1। ठीक है, ये आपका क्या था, इनकम लेवल था I1 इन्वेस्टमेंट पर, OY1 इन्वेस्टमेंट इनकम लेवल। ठीक है, अब वही करते हैं, घटाते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट घटाते हैं, और क्या, घटा दो इन्वेस्टमेंट, इसके पैरेलल ही घटेगा, घटा दिया, क्या हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। यहाँ देखो, फिर वही हाल हुई, क्या, जैसे पिछली तरीके I2। अब आप यहाँ समझो, पिछली बार के अनुभव का थोड़ा यूज़ करो कि यहाँ जो I1 है और I2 है,
वो लेस देन है y1 और y2 से। यानी जो आपका ये है ये इसमें ज़्यादा चेंजेस दिख रहा है रेदर देन इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट में हमने थोड़ी सी कमी की थी, इन्वेस्टमेंट में हमने तो थोड़ी सी कमी की थी कि इनकम ने तो बिल्कुल दम ही तोड़ दिया। यानी इनकम तो और ज़्यादा नीचे गिर गई। इनकम कहाँ हुई, देखो y1 से y2 इतना ज़्यादा गैप आ गया, इतना ज़्यादा गैप आ गया। यानी क्या हुआ, मल्टीपल टाइम घट गया। क्या हुआ, मल्टीपल टाइम घट गया। ठीक है, देखो अब इसको मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल में समझाता हूँ। सपोज करो कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या किया हमने, घटाकर इसको कितना कर दिया, पहले 200 माना था, अब इसको हम 100 कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, 100 कर दे रहे हैं। ठीक है, हमारा के क्या था, 2 था, निकाला था क्योंकि हमने एमपीसी एज्यूम कितनी की थी, एमपीसी एज्यूम की थी 0.5। तो चेंज इन इनकम क्या हो जाएगा, 2 × 100, यानी डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200। हमने इन्वेस्टमेंट में 100 की चेंजेस करी, चेंजेस नहीं कमी की, क्योंकि बैकवर्ड प्रोसेस समझ रहे हैं। हमने 100 रुपये की कमी करी, इनकम में हमारे 200 रुपये की कमी आ गई। इनकम में कितनी की कमी आ गई, 200 की कमी आ गई। यानी सुनो, जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो आपका डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट गिराया तो लोग क्या करें, लोगों की इनकम जनरेशन कम हो जाएगी। इनकम जनरेशन कम होगी यानी लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम कर देंगे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम, डिमांड कम, प्राइस कम, लॉस, जो प्रोड्यूसर्स हैं लॉस, प्रोडक्शन गिर गया, एम्प्लॉयमेंट फिर कम, और ये प्रोसेस फिर चलता चलता इकोनॉमी आपकी धंस जाएगी गड्ढे में। ठीक, बैकवर्ड प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। इसीलिए कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो किए हुए इन्वेस्टमेंट को इतनी जल्दी पुल आउट नहीं कर लेती है, बहुत जल्दी से खींच नहीं लेती है, क्योंकि जानती है कि हमने तो थोड़ा खींचना है, लेकिन फिर उसके बाद हमारे हाथ से व्यवस्था निकल जाएगी, सारा व्यवस्था डामाडोल हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है। क्या काम करता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है। इस बात समझ में आई आपको, मल्टीप्लायर इफेक्ट की। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा चेंज किया, इनकम में बहुत बड़ी चेंजेस आ गई। गवर्नमेंट इसीलिए नया इन्वेस्टमेंट करने से भी बचती है और पुराने किए हुए इन्वेस्टमेंट को भी जल्दी पुल आउट नहीं करती है, खींचने से बचती है, क्योंकि थोड़ा इन्वेस्टमेंट में कम करने से इनकम में बहुत बड़ी चेंजेस आ जाते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट आ जाते हैं, और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बढ़ाने से सप्लाई की तुलना में इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग इतना डिमांड करने लगते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, महंगाई बिल्कुल छप्पर पार कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो ये था पूरा प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, किसी ने पूछा नहीं मुझसे, ये तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आप लोग कमेंट में वीडियो देखने के बाद पूछते नहीं हैं। पूछा करिए, पूछेंगे तभी और चीज़ें खुलकर आएंगी। ठीक है, मतलब जितना आप पूछेंगे, इकोनॉमिक्स में जितना घुसेंगे उतना ही मज़ा आएगा। समझो, एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो एपीएस है, ठीक है, और एपीसी है। सर आपने एपीएस और एपीसी के साथ मल्टीप्लायर का संबंध नहीं बताया, जबकि एमपीसी और एमपीएस के साथ बता दिया। ये आपके भाई बहन लगते थे कि आपके रिश्तेदार लगते थे और वो आपके दुश्मन लगते थे? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं बताया, देखो, क्योंकि जो मल्टीप्लायर है ना वो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट की बात करता है। ठीक है, जो मल्टीप्लायर वो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट की बात करता है, और जो एमपीसी है, एमपीसी क्या बात करता है, चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम की बात करता है। एमपीएस क्या बात करता है, एमपीएस बात करता है चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम की बात करता है। तो इन दोनों में, इन सब में समान क्या दिख रहा है आपको, चेंज का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। दे आर वेरिएबल, ये क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं। जबकि जब हम एपीसी की बात करते हैं तो दिस इज द ओनली द रेशियो ऑफ सी अपॉन वाई, और जब एपीएस की बात करते हैं तो ये केवल एस अपॉन वाई का रेशियो है। इसीलिए हम एपीसी और एपीएस को मल्टीप्लायर के साथ नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये चेंज थोड़ी नहीं दिखाते हैं। चेंज तो एमपीएस और एमपीसी दिखाते हैं, और मल्टीप्लायर क्या दिखाता है, चेंज दिखाता है। मल्टीप्लायर क्या दिखाता है, चेंज दिखाता है। ये चेंज का साइन क्या है, जो डेल्टा या डेवा या डी इसको कहते हैं, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मल्टीप्लायर क्या दिखाता है, चेंज दिखाता है। आई होप आपको वर्किंग ऑफ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर या वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।